नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन भयावह होती जा रही है। कोरोना से हालात काफी खराब हैं और कुछ शहरों में तो कोविड-19 की वजह से स्थिति बेहद गंभीर दिख रही है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए लोगों को घर में भी मास्क लगाने को कहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति से घबराएं नहीं। अनावश्यक तनाव ज्यादा घातक हो सकता है। बढ़ते कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने शाम 5 बजे तक दुकानें बंद करने का भी आदेश दे दिया है और रात्रि का कर्फ्यू को 2 घंटे बढ़ा दिया है। अब 8 बजे की जगह 6 बजे के ही कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। और केरल सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक में सिनेमाघर, मॉल, जिम बंद कर रहेंगे और इसके साथ ही राज्यपूर्ण तालाबंदी नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। और वहीं साप्ताहिक प्रतिबंध और कड़े होंगे। केरल में अब दुकानों को केवल शाम 7:30 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं, पटियाला से संवाददाता हैं। अविनाश, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, किसी एक राज्य का जिक्र नहीं किया जाए, प्रत्येक राज्यों का अगर जिक्र किया जाए तो लगभग स्थितियां सामान्य सी नजर आती हैं। आप पटियाला की स्थिति को किस तरीके से बयां करेंगे? जी, बात करें अगर पटियाला डिस्ट्रिक्ट की, तो पटियाला में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसों का आंकड़ा है। 440 जो पॉजिटिव केस आए हैं और 31 मौतें भी हुई हैं। 14 जो मौतें हैं वो पटियाला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रखते हैं और 17 बाहर की है। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी डराने योग्य है और पॉजिटिव केसों का आंकड़ा भी जो निकल के सामने आ रहा है बहुत ही डराने योग्य है, जिसको लेकर पंजाब सरकार द्वारा जो रात के समय कर्फ्यू का टाइम था वो भी बढ़ा दिया है। जो रात को शाम के वक्त ही जो 5 बजे दुकानें बंद आ जाएंगे, 6 बजे से लेकर शाम को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और वीकेंड लॉकडाउन का जो शनिवार और एतवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कोरोना के पॉजिटिव केसों को देखते हुए सख्ती की जा रही है। कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत ज्यादा डराने योग्य है, जिसको लेकर सरकार द्वारा फैसले लिए गए हैं लोगों की सुरक्षा को लेकर। अविनाश, सरकार द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर पंजाब का जिक्र करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है, जिसको लेकर के अब पंजाब सरकार ये कह रही है कि वो भी बाहर से ऑक्सीजन मंगाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और क्या हालात हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के द्वारा जो ऑक्सीजन की कमी है, जो साफ तौर पर बताया जा रहा है, केंद्र सरकार से मांगी जा रही है बार बार। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो किल्लत रहा है तो बाहरी राज्यों से जो है ऑक्सीजन ली जाएगी। तो जिसके चलते हुए जो सरकार है लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की जो कमी ना हो, इसको लेकर पहले ही केंद्र से बार बार कह चुके हैं कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की आने वाले समय में कमी ना हो। जिसके चलते हुए केंद्र सरकार से जो पंजाब सरकार ने जो कहा है कि हमें ऑक्सीजन जो ज्यादा से ज्यादा दी जाए, क्योंकि केसों का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं कि पंजाब में भी आम जनता के साथ ही साथ पंजाब सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए आंकड़ों को छू रहे हैं। अविनाश, जिस तरीके से लगातार अभी आपने ये बात बताई कि पंजाब सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और मैंने ये भी कहा कि लगातार कुछ तस्वीरें ऐसी सामने से आ रही हैं जो कि लोग पालन करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। अब जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, अगर उसका उल्लंघन करते हैं लोग तो क्या पंजाब सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई के साथ जिस तरीके से सलाखों के पीछे भेजने तक का कुछ सरकारों ने ये प्लान बना लिया है कि जो कड़ाई से पालन का इसको सुनिश्चित नहीं कराएगा, जो इसका पालन नहीं करेगा, उन पर पहले चालान काटा जाएगा और उसके बाद अगर चालान काटने के बाद भी, फाइन भरने के बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद उन लोगों को सलाखों के पीछे तक भेजने का काम किया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है, लोगों का स्वास्थ्य है। अगर कोई अपना स्वास्थ्य नहीं ख्याल रख पाता है तो कम से कम सामने वालों का ख्याल करे। तो पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्लान? देखिए, कहीं पंजाब सरकार के द्वारा लोगों के संरक्षण को लेकर
30 आर्मी के जो जवान है वो पटियाला के सरकारी रिंद्रा हॉस्पिटल में तैयार किए गए नर्सिंग के साथ। जो कोरोना वार्ड है वहां पर नर्सों के साथ जो आर्मी के जवान है उनको कल जो डेमो दिया है डॉक्टरों द्वारा समझाया गया है कि कोरोना महामारी के चलते हुए आपने नर्सों के साथ कैसे ड्यूटी दी है। A, B, C, D 4 जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है जो आर्मी के जवान नर्सों के साथ तैनात रहेंगे, क्योंकि हमेशा ही देखने को मिला है कि कोरोना वार्ड में कई तस्वीरें सामने निकल के आई थी, हंगामा होता था, डॉक्टरों और नर्सों के साथ मिसबिहेव हो रहा था। इसको लेकर जो पंजाब सरकार द्वारा आर्मी के जवान भी हॉस्पिटल में तैनात किए गए। और दूसरा सवाल जो आपका था, जो लोग पालना नहीं कर रहे, कुछ चलिए बिल्कुल आप नजर बना रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से पंजाब सरकार ने भी अब घरों में भी मास्क लगाने के लिए ये घोषणा कर दी है। और कर लेते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर के सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। और इसी के मसले पर अब जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। हालांकि हरीश साल्वे ने खुद को केस से अलग करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें केस से हटने की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कोरोना से निपटने के लिए 4 मुद्दों पर चर्चा कर सकती है, जिसमें ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन देने का तरीका और लॉकडाउन लगाने के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। उस वक्त पूर्व चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में बेंच ने सुनवाई की थी और केंद्र को नोटिस भी जारी किया था। क्योंकि अब पूर्व चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े 24 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनकी जगह जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस बेंच में शामिल हो गए हैं। इस मामले के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए दोबारा खोलने की अनुमति मांगी है। और इसके साथ ही प्लांट को 2018 में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर बंद कर दिया गया था। तो 4 मुद्दों पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इसी मसले पर जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच में सुनवाई होगी। और कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया था। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मनीष भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी मनीष जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामले को लेकर के सुनवाई है और इसमें ये माना जा रहा है कि तमाम सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार को जिस तरीके से वो प्लान मांगा था कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके कि केंद्र सरकार के क्या प्लान है कोरोना से निपटने के लिए, किन किन मुद्दों पर इस पर सुनवाई हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों और बिगड़ते हुए हालातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि कोरोना के बारे में नेशनल प्लान क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे होगी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी और आगे आने वाले टाइम में लॉकडाउन के बारे में क्या करना चाहिए। केंद्र सरकार को उसका निर्णय लेना चाहिए, राज्य सरकार को उसका निर्णय लेना चाहिए। इस पर काफी डिटेल में चर्चा हुई और अल्टीमेटली नोटिस किया गया। उस समय हमारे CJI साहब, जो उस समय के CJI साहब थे, वो तो खैर रिटायर हो गए हैं। उनके बाद नए उसमें एक मेंबर जुड़ गए हैं, चंद्रचूड़ साहब। अब आज मामले में ये देखा जाएगा कि जो केंद्र सरकार है वो इस मामले में क्या अपना एफिडेविट देता है, क्या नेशनल प्लान वो लाता है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी होगा क्योंकि अभी तक खुले रूप से सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार ने हकीकत में अपना प्लान ही सार्वजनिक नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं, कोरोना के माहौल में वो क्या ऐसे कदम उठाने वाली है जो इससे बचाव किया जा सके। तो आज वो सारा प्लान कोर्ट के आगे रखा जाएगा और कोर्ट के जरिए वो पूरी देश की जनता को पता लगेगा कि हमारी केंद्र सरकार किस प्रकार से उस पर काम करने वाली है। ठीक, मनीष भदौरिया जी, ठीक है, आज ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और किन किन मुद्दों पर सुनवाई होगी और क्या
पूरा निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की काफी पहले आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसके बाद जिस तरीके से अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ये संज्ञान नहीं ले लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोरोना की पहली जो लहर आई थी उस लहर के बाद स्थिति ये हो गई थी कि दूसरी लहर आनी ही नहीं चाहिए थी। देश में, हमारे देश में इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए था कि दूसरी लहर आने की आवश्यकता ही ना हो या कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। हमें लगता था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे उनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। हमें लगता था कि यहाँ पे रेमडेसिविर की आवश्यकता है तो रेमडेसिविर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना पड़ा और स्वतः संज्ञान लेना पड़ा कि इसका कोई प्लान ऐसा बनाया जाए कि अब प्रेजेंट में, क्योंकि बीती हुई बातों को तो हम दोबारा नहीं उठा सकते, कि भविष्य में इस बारे में क्या प्लान किया जाए कि ये दोबारा से इस तरह की हालात ना उभरे और इस तरह की कोई दवाई तैयार हो या कोई वैक्सीनेशन सिस्टम हो कि लोगों में परेशानियां आगे ना आए। मनीष भदौरिया जी, जिस तरीके से कोरोना काल ये चल रहा है, मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर तमाम सारे, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जिस तरीके से लगातार अब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं, संवैधानिक संस्थाएं कटघरे में खड़ी होने लगती हैं, जो कि मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब इस तरीके से जो मामला स्वतः संज्ञान लिया गया है, जहां तक मुझे याद है, शायद अगर मैं गलत हो रहा हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, कि आर्टिकल 132 है शायद, जिसके तहत ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई याचिका, आम नागरिक याचिका दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो स्वतः संज्ञान लेते हुए वो राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटा सकती है और उसके बाद साथ ही साथ सरकार को सख्त नोटिस भी जारी कर सकती है, जिसमें कि ये पूछ सकती है वो कि सरकार को आखिर किस लहजे से, क्योंकि जब इस देश का नागरिक, स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी सही नहीं है, इस देश के नागरिक के ये हालात बनते जा रहे हैं, जर्जर होते जा रहे हैं, तो आखिर उसको किस वजह से उसके पद पर बैठाया जाए, कुछ ऐसा है। आर्टिकल में अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, हमारे देश में संविधान के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म की व्याख्या की गई है कि जहां पर कोई कानून ना हो या जहां पर कानून अक्षम हो, काम ना कर पा रहा हो, देश में व्यवस्था बिगड़ रही हो, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है, अपने एक्टिविज्म के जरिए वो उन चीजों को स्वतः संज्ञान लेकर करेक्ट कर सकती है, लोगों को डायरेक्शन दे सकती है, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है कि उस चीज को करेक्ट किया जाए, क्योंकि देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में बहुत आवश्यक है और डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी भी है। कई बार हमारे राजनेता जो हैं वो चीज वो नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं सोच पा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन चीजों को तरीके से सोच पाता है। इस काम में भी, इस जो ये आज सुनवाई है 12:15 बजे, जो 3 जजेस की बेंच की सुनवाई है, यहाँ पर भी यही हुआ। देश में हाहाकार मच रहा है। यहाँ पे एक नर्स ने डॉक्टर के थप्पड़ मार दिया यूपी में, लोगों ने डॉक्टर से मार पिटाई कर दी, लोग अपनी डेड बॉडीज कह रहे हैं कि 7-7 दिन तक हमारी डेड बॉडीज ही नहीं मिल रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है, रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का मिल रहा है, जिसकी कॉस्ट भी 900 रुपए MRP है। ये सारे हालात सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इनको ऑब्जर्व किया, लगातार देखा और पाया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो छोटे मोटे निकाय हैं कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं इस स्थिति को। देश में आपातकाल की स्थिति लागू होने वाली स्थिति आ गई है। तब बहुत ही सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको नोटिस किया कि भाई ये सारे हालातों में तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है, लोगों को कैसे बचाओगे, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आपको जिम्मेदारी है कि आप जनता की, आप देश की रखवाली करेंगे, आप किस प्रकार से इसकी व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पूरा कंप्लीट ये जो अपना जो आर्टिकल 32 है उसको उपयोग करके पूरा ये करेक्ट किया है, भाई इन पे अपना एक्शन प्लान बताइए हमें। बिल्कुल, एक्शन प्लान बताने की ज़रूरत भी है और ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुझे लगता है कि देश की आवाम को भी जानने की बेहद ज़रूरत है और उसके सामने केंद्र सरकार का पूरा एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट पूरे सामने आना चाहिए कि आखिर सरकार के क्या जिस तरीके से प्लान है वो किस तरीके से लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है ये बेहद ज़रूरी है कि आम जनता के बीच में पूरा प्लान सामने आना चाहिए। मनीष जी, सवाल एक और मेरे जहन में कौन रहा है कि जिस तरीके से एक आदेश दे दिया गया है कि अब अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल के पीछे भेज दिया जाएगा, सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, मास्क कोई नहीं लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, तमाम सारे प्रावधान कर दिए गए चालान काटने के, आम जनता से भी जुड़े हुए। क्या अगर आम जनता को बेड नहीं मुहैया होता है, उसको
समुचित चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो मुहैया नहीं हो पाती है, तो क्या सरकार के खिलाफ भी कोई एक्शन लेने के लिए कोर्ट में कोई ऐसा प्रावधान है? लेकिन उसमें कहीं इसी ऐसा मुद्दे पर प्रावधान संदीप नहीं है। चौधरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो संदीप जी, जिस तरीके से लगातार आप कोरोना के मामले को देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, उस मुद्दे पर आज सुनवाई होनी है। उस सुनवाई के तहत क्या लगता है कि केंद्र सरकार के लिए जिस तरीके से ब्लूप्रिंट मांगा गया था केंद्र सरकार से, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और अगर चर्चा हो सकती है तो क्या आज ये सार्थक चर्चा कंप्लीट हो पाएगी? देखिए योगेश जी, ये कहना तो मुश्किल है कि चर्चा कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर के गंभीर है और लगातार सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है और चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा जा रहा है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, फिर वहाँ रैलियां कैंसिल की गई, उसमें भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको पहले से नहीं पता था क्या, और आज की तारीख में क्या आपके पास इंतजाम है, क्या ऑक्सीजन के इंतजाम है, क्या वैक्सीन के इंतजाम है, क्या हॉस्पिटल्स में इंतजाम है, उन सब चीजों को लेकर के कहीं न कहीं सरकारों की जवाबदेही बन गई है और सरकारों को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से आप और हम सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे आप बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, और जिन 5 राज्यों में चुनाव तरीके से कोरोना विस्फोट हो चुका है, और स्थिति आज की तारीख में ना हरियाणा में ठीक है, ना उत्तर प्रदेश में ठीक है, तो चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। अब तो सरकारों की तरफ से ये बयान आने लगा संदीप जी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बेड की पूरी उपलब्धता है, किसी तरीके का कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से तो इस तरीके के बयान आने लगे, इस तरह के मंत्री वहां भरे पड़े हैं कि क्या उल जलूल बयान दे रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर सवाल एक और बड़ा उठता है कि अगर आज केंद्र सरकार की तरफ से पूरा एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने संपूर्णतया नहीं पेश किया गया, नहीं बताया गया, तो क्या ये केंद्र सरकार की नाकामी नहीं होगी, बड़ी नाकामी नहीं होगी? क्योंकि इतने समय के बाद भी अभी तक अगर वो प्लान नहीं कंप्लीट कर पाती है कि वो किस तरीके से उसके प्लान हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि बड़ी नाकामी होगी या नहीं? देखिए योगेश जी, अगर पूरे तरीके से अपना प्रॉपर प्लान चार्ट कोर्ट के सामने सरकार पेश नहीं कर पाती है तो ये सरकार का फेलियर होगा। और खाली कोर्ट के सामने प्लान चार्ट रख देने से चीजें सक्सेस नहीं होती है, सक्सेस होती है समाज में उस चीज को एग्जीक्यूट करने से। अगर आप लोगों को मरने से बचा सकते हैं तो आपका प्लान सक्सेस है, अगर आप लोगों को बेड दे सकते हैं तो आपका प्लान सक्सेस है, अगर आप लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो आपका प्लान सक्सेस है। लेकिन स्थिति भयावह आप देख रहे हैं, शमशान घाटों में जाकर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, किस तरीके से काम हो रहा है। रहा बात जिस तरीके से आपने कहा कि राजनेता हमारे हमेशा इलेक्शन के दौर में होते हैं, उन्हें जैसे चुनावी घोषणाएं करने की आदत होती है, वो आदत पड़ चुकी है। आज लाशों के ऊपर भी इस तरीके की राजनीति हो रही है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं बेड की कमी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ऑक्सीजन की भी कमी है, बेड की भी कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज की भी कमी है, और लोगों की जान जा रही है। इस तरीके की घोषणाएं कर देते हैं कि भाई, जिस तरीके से यूपी में आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो ऑक्सीजन का खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब ऑक्सीजन ही हमारे पास नहीं है तो वो कौन सी ऑक्सीजन का खर्चा करेंगे, बात समझ के बाहर है। संदीप जी, यही सवाल आपसे मेरा भी है कि वो ऑक्सीजन, चलिए ठीक है, ऑक्सीजन कह रहे हैं सप्लाई हो रही है, टैंकर आ रहे हैं, लेकिन जब बेड ही मुहैया नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड ही नहीं है, तो वो एडमिट कहाँ होंगे, वो खर्चा कैसे वहन करेंगे? और दूसरी बात, सरकार ने ये तो कोई प्लान जारी ही नहीं किया है कि वो अगर खर्चा करेंगे तो जो भी व्यक्ति है जो एडमिट होगा, उसके तीमारदार, उसके परिजन, वो कहाँ अपील करें, किससे अपील करें, कौन सी साइट है? अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है, जो नंबर जारी करते हैं, किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो नंबर उठते नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के, जबकि कितनी बार मेरी याद में उत्तर प्रदेश सरकार ने न जाने कितनी बार ये आदेश दिए हैं कि जिलाधिकारी अपने फोन CUG नंबर खुद उठाएंगे, लेकिन आज आप अभी कोई कॉल कर लीजिए किसी भी जिलाधिकारी का, उसका स्टोनो उठाएगा फोन। तो जब ये प्लान जीरो ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर कंप्लीट ही प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, तो इन आदेशों का क्या? लोग तो दर दर भटकते रहेंगे, लोगों को बेड नहीं मिलेंगे तो आप पैसे कैसे देंगे भाई, और वो कहां गुहार लगाएगा?
योगेश जी, यही सच्चाई है जिस तरीके से आपने बताया। और नेताओं को मैंने पहले बताया, इनको घोषणाएं करने की आदत पड़ चुकी है। उन्हें हकीकत से कोई वास्ता मतलब नहीं है कि अधिकारी क्या काम करते हैं। आज की तारीख में स्थिति यह आ गई है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या दूसरे अधिकारी हो, उन्होंने नेताओं को हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। वो जानते हैं कि इनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, इनको जमीनी हकीकत का नहीं पता है। और नेता जिस तरीके से चुनाव के मैदान में झूठ बोलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसी तरीके से आज कोरोना पीरियड में लोगों की जान जा रही है और वो अपनी मीठी मीठी बातें छोड़ने में मशगूल है। जबकि हकीकत ये है, आप मुझे ये बताइए योगेश जी, कहीं जो राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले हैं, देश सेवा की बात करने वाले हैं, कोई एक नेता या नेता के बीवी बच्चे, नेता का परिवार क्या किसी हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रहा है, किसी गांव में सेवा कर रहा है, किसी बीमार की सेवा कर रहा है? एक नाम आप बता नहीं सकते, एक व्यक्ति आप दिखा नहीं सकते। संदीप जी, जिस दौर से भारत गुजर रहा है, क्या लगता नहीं है कि केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाते हुए एक इमरजेंसी हेल्थ कैबिनेट का गठन करना चाहिए? या ये कहें कि उसका नाम ये भी दे सकते हैं, मान लीजिए परमानेंट अगर केंद्र सरकार करने के लिए तैयार नहीं है तो टेम्परेरी इमरजेंसी हेल्थ कैबिनेट का गठन कर सकते हैं। और उसमें स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ जो है, डॉक्टरों के साथ जो है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं उनको शामिल किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें खुद शामिल हों। तमाम सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य मंत्री खुद उसमें शामिल हों। क्या ऐसे कैबिनेट के गठन की आवश्यकता नहीं है आज देश को? क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन के लिए तो गठन हो जाता है। किसान आंदोलन का जिक्र करते सुप्रीम कोर्ट ने खुद गठन कर दिया था 5 सदस्यीय टीम। तो ऐसे आपातकाल में केंद्र सरकार को यह पहल नहीं करनी चाहिए कि वो एक ऐसे कैबिनेट का गठन करे और पूरे देश के स्थितियों का निरीक्षण करते हुए क्या प्लान किया जा सकता है, लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मुहैया हो सकती है बड़ी इजली तरीके से, ऐसे कैबिनेट के गठन की जरूरत है या नहीं? देखिए, बिल्कुल ऐसी कैबिनेट के गठन की जरूरत है। वैसे तो आपके पास हर तरीके की मिनिस्ट्री है, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं। देखिए, आपको याद होगा स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। इसी तरीके से कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं। एक सेकंड मैं अपनी बात रख दूं, मैं अपनी आपको स्पष्ट कर दूं, इस कैबिनेट का जो गठन है, इस कैबिनेट में के गठन में जो है किसी मिनिस्टर को नहीं रखना। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री और उसके बाद जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होंगे, जो डॉक्टर होंगे, सीनियर डॉक्टर होंगे, उनको रखना है। इसमें मंत्रियों की भीड़ नहीं इकट्ठा करना है कि वो कैबिनेट में मंत्रियों को इकट्ठा करके सबके नाम बढ़ा दिए गए और कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया कि इतने लोग हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। स्वामीनाथन आयोग का भी इसी तरीके से गठन हुआ था और उसको जो रिपोर्ट आई थी आज तक लागू नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है योगेश जी कि जिस तरीके से आप अपनी चुनावी प्रबंधन करती हैं, गांव में एक भी बूथ होता है, बूथ एक बहुत छोटी यूनिट होती है, तो आपने आज की तारीख में क्या इंतजाम किया अपने देशवासियों के लिए? अगर आप बेड नहीं दे सकते, हॉस्पिटल नहीं दे सकते, बिस्तर नहीं दे सकते, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, कम से कम एक सबसे छोटी चीज ये थी कि कुछ डॉक्टरों का पैनल आप टीवी चैनलों पे बैठाते, आप इतना देशवासियों को बता देते कि आप हर आदमी डॉक्टर से जाके कंसल्ट नहीं कर सकता, डॉक्टर की फीस नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस पर सुनवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस कोरोना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत में कोरोना का संकट लगातार जारी है। तो कोरोना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, देश में 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, इजाफा देखने को मिल रहा है और 2,711 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे का है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है देश में। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी हालात भयावह नजर आ रहे हैं। भारत में कोरोना का संकट लगातार जारी है। तमाम सारे प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से सरकारें प्रयत्नशील हैं इस कोरोना पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए, लेकिन लोग हैं कि बेहाल है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था मिल नहीं पा रही, चिकित्सा व्यवस्था मिल नहीं पा रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए
जूझ रहे हैं, बेड उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है, वो चाहे सरकारी अस्पताल का जिक्र करें या प्राइवेट अस्पताल का जिक्र करें, तमाम सारे जगह कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। 200 रुपए का सिलेंडर 10-10 हजार, 40-40 हजार रुपए में बिकने लगा है। तो इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।